ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स के बारे में, यानी कि IPv4 और IPv6 के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है और IPv4 के होते हुए भी IPv6 की क्या नीड है। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि IPv4 जो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होने के कारण थोड़ा सा बोरिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है, बट जब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे IPv4 में, यानी कि जब हम एक एग्जांपल देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, IPv6 होते हुए भी IPv4 के रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं और एग्जाम में अपने कैसे इसको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IPv4 के बारे में। ठीक है, तो IPv4 के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो IPv4 का फुल नेम क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ओके, और ये नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करता है। IPv4 जो है वो नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करता है। आज के टाइम में हम ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि हमें हमारा जो डेटा है वो शेयर करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें हमारा जो डेटा है वो शेयर करना है। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो हम डेटा शेयर करते हैं वो पैकेट्स में शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा IPv4 का कॉन्सेप्ट है। हम कैसे शेयर कर रहे हैं उसको, कैसे रिसीवर रिसीव कर रहा है, ये पूरा IPv4 इसमें हम IPs असाइन करते हैं। ठीक है, 32 बिट का एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है, IPv4 की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है सबसे पहले तो, और डेटाग्राम सर्विस पर डिपेंडेंट है। यानी कि कनेक्शन लेस, सबसे पहले तो कनेक्शन लेस आपको पता ही है कि यहाँ कोई भी प्री स्टैब्लिश कनेक्शन नहीं है। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कोई भी कनेक्शन हमने स्टैब्लिश नहीं कर रखा है। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल से। ठीक है, पैकेट्स क्या फॉलो करेंगे? पैकेट्स करेंगे आर्बिट्री रूट्स, यानी कि जैसे कि अगर हम डेटाग्राम सर्विस की बात करें तो डेटाग्राम सर्विस में हमने पहले के वीडियोस में पढ़ रखा है, वो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो डेटाग्राम सर्विस है वो कोई भी रूट को फॉलो नहीं करती है, बट बल्कि जो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है वो रूट्स को फॉलो करती है कि हाँ ये रूट हमने फाइनल कर दिया, इसी रूट से जो है हमारे पैकेट्स ट्रेवल करेंगे। बट जो IPv4 में है, कनेक्शन लेस होने के साथ साथ डेटाग्राम सर्विस को फॉलो करेगा। यानी कि यहाँ पे पहले से हमने रूट डिफाइन नहीं कर रखा है कि हमारा जो पैकेट है वो इस रूट से होते हुए ट्रेवल करेगा। कोई भी पैकेट है वो किसी भी रूट से होकर जा सकता है। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, इस कारण हमारे पास रिलायबिलिटी है वो कम हो गई। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पैकेट्स है वो अलग अलग रूट से ट्रेवल कर रहे हैं, तो कुछ जो पैकेट्स है वो ड्रॉप हो सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिलायबिलिटी लो हो गई डेटाग्राम सर्विस फॉलो करने के कारण IPv4। ठीक है, फिर नो रिसोर्स रिजर्वेशन, यानी कि जैसा हमने पहले भी बात कर ली, क्योंकि हमने बैंडविड्थ रिजर्व नहीं कर रहे, सोर्सेज रिजर्व नहीं कर रहे और भी चैनल रिजर्व नहीं कर रहे। तो ठीक है, कनेक्शन लेस है और डेटाग्राम सर्विस पर डिपेंडेंट है, इसलिए नो रिसोर्स रिजर्वेशन। ठीक है, फिर रिलायबिलिटी हैंडल बाय अपर लेयर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेडर पर्पस एनालिसिस। ठीक है, अगर इसकी एनालॉजी की बात करें, IPv4 की एनालॉजी की अगर हम बात करें तो IPv4 में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका पूरे हेडर के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हेडर के स्ट्रक्चर को समझने से पहले आप ये समझिए, आप एक कोई भी मेल डाल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके एक मेल वहां पे डाल रहे हैं, वहां पे एक लेटर डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपने वहां पे कुछ नहीं लिखा एनवलप पे और वहां पे वैसा का वैसा जो है लेटर दे दिया ऑफिस में। ठीक है, तो क्या वो लेटर जो आपको कहाँ भेजना था वो वहां जाएगा? नहीं, वो वहीं ऑफिस में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जिसको भेजना है उसका एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, जिसने भेजा उसका एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, नाम वगैरह ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही एनालॉजी है IPv4 हेडर की। ठीक है, ये एक एनवलप की तरह काम करता है। अपना जो डेटा आपको भेजना है उसमें आप एक हेडर इनपुट करोगे, यानी कि IPv4 हेडर आपको इनपुट करना पड़ेगा, फिर जो है वो आपके डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो IPv4 का हेडर का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कॉन्सेप्ट, पर हम जब फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे इसी वीडियो में एग्जांपल में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो IPv4 के हेडर के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 फील्ड है टोटल। ठीक है, 12 मैंडेटरी है। अपन अगर ऑप्शंस और पैडिंग को हटा दे तो यहाँ पे 12 फील्ड जो है वो मैंडेटरी है और टोटल हमारे पास 13 फील्ड्स आती है IPv4 के हेडर स्ट्रक्चर में। ठीक है, और इसकी साइज कितनी हो सकती है? साइज हमारे पास हो सकती है मिनिमम 20 बाइट्स, यानी कि 160 बिट्स, और मैक्सिमम हो सकती है हमारे पास 60 बाइट्स। ठीक है, IPv4 के हेडर की ये साइज हो सकती है हमारे पास। ठीक है, फिर अगर हम पेलोड की बात करें तो डेटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास डेटा आएगा तो वो कितने बाइट का होगा? वो मिनिमम हमारे पास 0 बाइट का हो सकता है, यानी कि हमारे पास कोई भी डेटा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से नहीं आया है, और मैक्सिमम हो सकता है 65,515 बाइट्स, यानी कि 65,515 बाइट्स का डेटा हमारे पास पेलोड आ सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर से मिनिमम 0 बाइट्स और मैक्सिमम इतने बाइट्स। ठीक है, फिर
टोटल डेटाग्राम साइज हमारे पास हो जाएगी 65,535 यानी कि 65,535 बाइट्स। क्यों? क्योंकि 20 बिट का तो हमारे पास हेडर हो गया प्लस जो हमारे पास पेलोड बच गया, ठीक है, 65,515 बाइट का पेलोड हमारे पास बच गया। 20 बाइट का तो हेडर हो गया हमारे पास, और ये जो बच गई बिट्स वो हमारे पास पेलोड हो गया, ठीक है। तो मिनिमम जो हेडर है हमारा 20 बाइट का होना ही होना चाहिए और मैक्सिमम 60 बाइट का, ठीक है। तो उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे पेलोड की बाइट्स में। अब आगे बढ़े और बात करें इसके फील्ड बाय फील्ड ब्रेकडाउन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फील्ड क्या आती है? सबसे पहले हमारे पास वर्जन की फील्ड आती है। वर्जन की फील्ड नाम से ही पता चल रही है कि वर्जन को इंडिकेट करेगी। अगर IPv4 है तो यहाँ पे 0100, ये वैसे पहले जो वर्जन की फील्ड है वो 4 बिट की है, ठीक है। तो अगर IPv4 की अगर हम बात करेंगे तो 0100 ये हमारे पास रिजर्व है, ये ठीक है। ये जो वर्जन फील्ड है इसकी ये बिट्स 4 हमने रिजर्व कर रखी है, ठीक है। जब IPv6 की बात करेंगे तो वहां पे 0110 ये हो जाएगी, ठीक है। अब 0100 को अगर हम डेसिमल में लिखे तो ये 4 को डिनोट करता है, यानी कि डिनोट्स IPv4, ठीक है। अगर हम IPv6 की बात करेंगे तो 0110 यानी कि वो डेसिमल में 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने बिट्स सारी रिजर्व कर रखी है फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। अगर मान लो IPv8 आता है तो उसके लिए हम कौन सी बिट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फील्ड हो गई हमारे पास वर्जन। अब नेक्स्ट बिट आती है हमारे पास हेडर लेंथ। हेडर लेंथ की अगर हम बात करें तो ये भी 4 बिट की होती है, ठीक है। अब 4 बिट की होती है तो 000 से लेके 11111 तक, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ये रेंज तो हो रही है 0 से 15 तक की, ठीक है। अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इतने में हेडर लेंथ कैसे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जितनी भी हमारे पास इसमें वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक है। तो वैलिड रेंज कहां से शुरू होती है? वैलिड रेंज शुरू होती है 5 से, यानी कि अगर मान लो 0 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास 0 आता है, 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 4 आता है। बल्कि जो हमारा हेडर है उसमें हमने क्या पढ़ा है, हमारा जो मिनिमम हेडर साइज है वो कितना होना चाहिए? वो 20 बाइट्स का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 ये सब नेगलेक्ट हो जाएगी, 5 हमारे पास बच जाएगी। 5 इंटू 4 कितना हो जाता है? 20 बिट्स, ठीक है। तो 5 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 5 टू 15, ठीक है। 15 में क्या हो जाएगा? 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 बाइट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हेडर लेंथ वाली फील्ड। हेडर लेंथ वाली फील्ड 4 बिट की होगी, जिसमें 20 बिट से लेके 60 बिट तक हम किस वैलिड रेंज हम दिखा सकते हैं, ठीक है। वैल्यू 0 से 4 हमारे पास इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्विस हमारे पास फील्ड आती है DSCP, ठीक है। ये 8 बिट की फील्ड होती है। यहाँ की इसका मॉडर्न नाम क्या है? DSCP, डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, ठीक है। इसका मॉडर्न नाम है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे पैकेट को प्रायोरिटी देते हैं हम, कौन से पैकेट को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ठीक है, DSCP अब है क्या? आप बोलोगे यार DSCP आप नाम तो बोल रहे हो, है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होती है DTRC बिट्स, यानी कि 4 बिट्स होती है हमारा DTRC डिले। अगर आपको लोअर डिले चाहिए आपकी एप्लीकेशन में, सॉरी डेटा ट्रांसफर में, तो आप उसको 1 सेट कर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा? हमारा जो डिले है वो लोअर हो जाएगा, ठीक है। DT टी मतलब थ्रूपुट यानी कि आपको अगर हाई स्पीड चाहिए अपने डेटा शेयरिंग में तो उसको आप 1 सेट कर दीजिए, ठीक है। DTR, आर मतलब रिलायबिलिटी में अगर आपको हाई रिलायबिलिटी चाहिए, मिनिमल लॉस हो अपने डेटा का, तो आप उसको रिलायबिलिटी को 1 सेट कर दीजिए, ठीक है। DTRC मतलब कॉस्ट भी अगर आपको मॉडरेट और लो मॉनेटरी कॉस्ट चाहिए तो आप उसको 1 सेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास DTRC यानी कि डिले, थ्रूपुट, रिलायबिलिटी और कॉस्ट, ये हो गए। इन सबको 1 सेट कर दिया तो हमारे पास डेटा शेयरिंग इंप्रूव हो गई, ठीक है। और जो 2 बिट हमारे पास बच गई वो होती है ECN बिट्स, यानी कि एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू अगर 11 हो जाएगी तो यहाँ पे यूजर के पास एक कंजेशन अलर्ट चला जाएगी, यहाँ पे कंजेशन का एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ आपको अपनी स्पीड कंट्रोल करने की नीड है, ठीक है। तो ये हो गई टाइप ऑफ सर्विस में। अब नेक्स्ट फील्ड आती है हमारे पास टोटल लेंथ की। टोटल लेंथ की फील्ड की कितने बिट की होती है? 16 बिट की होती है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 65,535 बाइट्स, ठीक है। एंटायर डेटाग्राम हेडर प्लस पेलोड, ये हो गया टोटल लेंथ हमारे पास, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे, हमारे पास 3 फील्ड्स आती है, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स और फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है, ठीक है। अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास फील्ड आती है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो जो हमारे पैकेट्स है वो ओरिजिनल पैकेट्स को हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं कि हाँ हमारा कौन सा पैकेट कौन से नंबर पे था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो पैकेट्स है वो डेटाग्राम सर्विस है, क्योंकि IPv4 में, तो वो जो पैकेट्स है वो अलग अलग रूट से आएंगे। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए 16 बिट्स की हमारे पास फील्ड आती है जिसमें हम पैकेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लैग। फ्लैग की बिट होती है 3 बिट की, ठीक है। जो फर्स्ट बिट होती है वो MSB यानी कि रिजर्व बिट है, ठीक है। और जो सेकंड बिट है वो है DF यानी कि इसका अगर मान लो अगर जो DF है वो 0 होगी तो यहाँ पे हमने फ्रेगमेंटेशन अलाउ कर रखी है। अगर वो 0 नहीं होगी तो वो हम अगर 1 होती है तो हमने फ्रेगमेंटेशन अलाउ नहीं कर रखी है, ठीक है। और बिट 3 कौन सी होती है? बिट 3 होती है हमारे पास MF, ठीक है। अगर इसको हमने 1 सेट कर रखा है तो हमारे पास जैसे हमारे पास पैकेट्स हमने फॉरवर्ड किए, ठीक है। तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? कौन सा पैकेट फर्स्ट है और कौन सा
पैकेट लास्ट है, ठीक है। अगर हम 1 कर रहे हैं तो मोर फ्रेगमेंट्स है, अगर 0 कर रहे हैं तो लास्ट फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो ये हमारी 0 जो अगर इसकी वैल्यू होगी तो ये हमारी लास्ट फ्रेगमेंट होगी। अब इसके लिए इसको अच्छे से समझने के लिए इसको हम एग्जांपल के तौर में देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल में क्या होता है, ठीक है। और एक फील्ड आती है हमारे पास फ्रेगमेंट ऑफसेट की। फ्रेगमेंट ऑफसेट की जो फील्ड आती है वो होती है 13 बिट्स की, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करती है, ये फ्रेगमेंट की पोजीशन को इंडिकेट करती है ओरिजिनल पैकेट की, ठीक है। तो ओरिजिनल पैकेट की क्या पोजीशन थी वो इंडिकेट करती है फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है। इसको हम स्केल करते हैं 8 की वैल्यू से, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए IPv4 को, जिसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि अ डेटाग्राम ऑफ 3000 बाइट्स कंटेन्स 20 बाइट्स ऑफ IP हेडर एंड 2980 बाइट्स ऑफ IP पेलोड, ठीक है। It reaches a router and must be forwarded to a link with MTU of 500 bytes, ठीक है। How many fragments will be generated? फ्रेगमेंट्स कितनी जनरेट होगी, फिर हमें ये भी फाइंड करना है कि MF क्या होगा, ऑफसेट, टोटल लेंथ वैल्यूज भी हमें फाइंड करनी है सारी की सारी फ्रेगमेंट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है कि हमारे पास कितनी फ्रेगमेंट्स बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 3000 बाइट्स ऑफ डेटा है, हमारे पास पेलोड है, उसमें से 20 बाइट्स है जो वो IP हेडर है, और 2980 बाइट्स जो है हमारे पास IP पेलोड है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करनी है फ्रेगमेंट्स कितनी बनेगी। तो फ्रेगमेंट्स फाइंड करने के लिए तो हमारे पास राउटर कितना रिसीव कर सकता है, राउटर रिसीव कर सकता है 500 बाइट्स, ठीक है। तो उसमें से 500 में से ना हमें हर फ्रेगमेंट के लिए एक हेडर की बिट्स निकालनी पड़ेगी। तो हमने 20 बाइट्स वहां पे निकाल दी, तो 500 माइनस 20 हो गए 480, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है वो कितना बचा, हमारे पास डेटा हमारे पास बचा है 2980 बिट का, ठीक है। तो 2980 बिट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 480 बिट से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 480 बाइट्स ही है हम जो राउटर को भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास राउटर की कैपेसिटी 500 बाइट्स की थी, जिसमें से हमने 20 बाइट जो है वो हेडर की निकाल ली। तो हमारे पास क्या आया, 2980 को हमने 480 से अगर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 6.2, यानी कि अप्रोक्सीमेट हमारे पास 7 फ्रेगमेंट्स बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल फ्रेगमेंट्स कितनी बनेगी उसकी वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है MF वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जो हम देखें तो जो 7 फ्रेगमेंट बनी हमारे पास, जो ईच फ्रेगमेंट है वो 500 बाइट होगा, इसमें से 20 बाइट जो है वो डेटा का होगा, बट जो लास्ट वाली फ्रेगमेंट होगी 7 फ्रेगमेंट, उसमें कितना बच जाएगा, उसमें अगर हम मान लो देखें तो 2980 बाइट तो टोटल हमारे पास थे, ठीक है। उसमें से माइनस कर रहे हैं 6 फ्रेगमेंट इंटू 480, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2980 माइनस 2880, ठीक है। तो हमारे पास 100 बाइट का डेटा बच जाएगा, ठीक है। और उसमें भी हमें 20 बाइट का हेडर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो 6 फ्रेगमेंट है वो तो टोटल कितनी होगी 480 बाइट प्लस 20 बाइट्स ऑफ हेडर, और जो लास्ट वाली फ्रेगमेंट है वो 7 फ्रेगमेंट, उसमें क्या आ गया 100 बाइट्स प्लस 20 बाइट्स ऑफ हेडर, यानी कि 120 टोटल लेंथ होगी बाइट्स उसकी 7 फ्रेगमेंट की, ठीक है। अब हम बात करें अगर MF वैल्यूज की, MF वैल्यूज की फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारे पास 1 से 6 की जो फ्रेगमेंट है उसकी MF वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे और भी फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। तो इसके लिए इन सब की 6 फ्रेगमेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 1, और जो लास्ट फ्रेगमेंट है उसके आगे कोई फ्रेगमेंट नहीं है तो हम उसकी MF वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो फ्रेगमेंट 7 की MF वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये लास्ट फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब अगर ऑफसेट वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑफसेट वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं हम, ऑफसेट वैल्यू को फाइंड करने के लिए मान लीजिए ये फ्रेगमेंट 1 है, इसकी ऑफसेट वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि इसके आगे कोई भी डेटा पे लोड वाली वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो फ्रेगमेंट 1 की जो ऑफसेट वैल्यू है वो 0 होगी, ठीक है। फ्रेगमेंट 2 की ऑफसेट वैल्यू कितनी होगी, फ्रेगमेंट 2 की ऑफसेट वैल्यू होगी 480। आगे का जो डेटा है वो कितना डेटा है हमारे पास, जो फ्रेगमेंट 1 में जो 480 बाइट्स का डेटा है हमारे पास, 20 बाइट्स है वो हेडर की हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास फ्रेगमेंट 2 के आगे फ्रेगमेंट 1 में 480 बाइट का डेटा है, तो इस सारे ऑफसेट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें 8 से डिवाइड करने पड़ेगा। तो फ्रेगमेंट 1 की तो हो गई 0, और फ्रेगमेंट 2 की क्या होगी 480 डिवाइड बाई 80, यानी कि 60, ठीक है। अब फ्रेगमेंट 3 की ऐसे फाइंड करें तो फ्रेगमेंट 3 के आगे 2 फ्रेगमेंट है, तो उसमें टोटल डेटा कितना है 960 बाइट का, ठीक है। तो उसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 960 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 120, ठीक है। तो ऐसे अगर करते हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगी फ्रेगमेंट 2 की, फ्रेगमेंट 3 की 120, फ्रेगमेंट 4 की 180, फ्रेगमेंट 5 की 240, फ्रेगमेंट 6 की 300 एंड फ्रेगमेंट 7 की आ जाएगी 360, ठीक है। ऐसे हम फाइंड करेंगे 8 से डिवाइड करके। ये हमारे पास आ गई ऑफसेट वैल्यूज। तो हमने क्वेश्चन में सारा कुछ फाइंड कर लिया है, तो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बन गई 7, ऑफसेट वैल्यूज हमने सबकी फाइंड कर ली है, एमएफ भी हमने सबका फाइंड कर लिया है। तो इस प्रकार से हमें फ्रेगमेंटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर हमारे पास एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जो बची हुई फील्ड है IPv4 की, ठीक है।
नेक्स्ट फील्ड आती है हमारे पास टाइम टू लिव, टीटीएल फील्ड। ये कितने बिट की होती है? ये 8 बिट की होती है, मैक्सिमम 255 यानी कि 2 पावर 8 इक्वल टू 255, ठीक है, 0 से 255 की रेंज बन गई, ठीक है, डिक्रीमेंटेड बाय 1 पर राउटर। अब टीटीएल फील्ड में क्या होता है? टीटीएल फील्ड में हमने जैसे हमारा पैकेट है वो अगर मान लो इनफाइनाइट लूप में फंस गया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है? 255 की वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे ही हर एक नोड पर हमारा राउटर पे पैकेट जाता है तो वो एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाती है, ठीक है। तो टीटीएल वैल्यू जब 255 से जैसे ही एक राउटर पे गया तो 254 हो गई, दूसरे राउटर पे गया 253 हो गई, ठीक है। ऐसे करते करते अगर 0 हो जाती है तो हम उस जो हमारा पैकेट है उसको ड्रॉप कर देंगे। क्यों ड्रॉप कर देंगे? क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है, तो हम टीटीएल फील्ड को यहाँ यूज करते हैं। फिर आती है नेक्स्ट फील्ड हमारे पास प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल में क्या है हमारे पास? ये भी 8 बिट की है। इसमें हमने कौन सा प्रोटोकॉल अपर लेयर में यूज किया है? टीसीपी के लिए 6 बिट, यूडीपी के लिए 17, आईसीएमपी के लिए 1, ये सब सेट कर रखी होती है हमने प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। तो ये 8 बिट की फील्ड होती है। फिर अगर हम बात करें हेडर चेकसम की, हेडर चेकसम क्या है? चेकसम है एरर फाइंड करने का मेथड है। ये कितने बिट की होती है? ये 16 बिट की होती है हमारे पास। तो हेडर चेकसम बिट है जो 16 बिट की होती है, ये एरर डिटेक्शन के काम आती है, ठीक है। चेकसम की वैल्यू के साथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर हमारे पास सेम नहीं आ रही तो हम उसको पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट फील्ड हमारे पास है सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे ये 32 बिट का ईच, यानी कि सोर्स का एड्रेस होगा वो भी 32 बिट का, डेस्टिनेशन का भी 32 बिट का, ठीक है। ये यहाँ पे IPv4 में हमने एड्रेस दे रखा है सोर्स और डेस्टिनेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट फील्ड आती है हमारे पास ऑप्शन एंड पैडिंग की। ये हमारे पास नाम से पता चल रहा है ऑप्शनल है, ठीक है। अगर हम कोई सेंडर जो है वो चाहते हैं हम इसको यूज करें तो वो यूज कर सकते हैं, बाकी अगर यूज नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस होते हैं 0 से 40 बिट तक के, ठीक है। तो ऑप्शंस में क्या चीजें आती है? यहाँ पे हमारे पास आती है रिकॉर्ड रूट, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कि हमने मान लो राउटर्स यूज करे, 6-7 राउटर यूज करे, तो हमने यहाँ पे जो राउटर जितने राउटर से हमारा पैकेट होके गुजरेगा उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। R1 R2 R3 ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम 9 एड्रेसेस अप्रोक्सीमेट हमारे पास 9 जो एड्रेसेस है हम इसमें स्टोर कर सकते हैं रिकॉर्ड राउट में, ठीक है। फिर एक और चीज आती है ऑप्शन में, क्या आती है? सोर्स राउटिंग, यानी कि फोर्स पाथ वाया स्पेसिफिक राउटर्स, ठीक है। यानी कि हम इसमें राउटर्स का एड्रेस डाल रहे हैं कि इस राउटर से ये होके हमारा पैकेट जो है वो गुजरे। तो सोर्स राउटिंग में हमारे पास दो चीज आती है, स्ट्रिक्ट और लूज। स्ट्रिक्ट में हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट पाथ हम देते हैं कि R1 R2 R3 से ही हमारा पैकेट होके जाए, ठीक है। बट लूज में हम क्या करते हैं? लूज में हम दो राउटर हमने फाइन कर दिया कि हाँ R1 और R4 से जाना चाहिए, तो बीच में जो भी राउटर्स वो डेटा पैकेट यूज करना चाहता है वो यूज कर सकता है, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑप्शंस की फील्ड। फिर आती है हमारे पास पैडिंग की फील्ड, ठीक है। पैडिंग के फील्ड में क्या होता है? हम मल्टीपल ऑफ 4 में हमारी जो है वो डिवाइड करते हैं। अगर मान लो 23 बिट का जो हमारा हेडर बन रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा? वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी, ठीक है। एट जीरोस टू इंश्योर हेडर लेंथ इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये होता है हमारे पास पैडिंग में फंडा, ठीक है। तो ये सब कुछ था हमारे पास IPv4 का फंडा। अब हम बात कर रहे हैं IPv6। हमने IPv6 को इंट्रोड्यूस किया है। IPv6 को क्यों इंट्रोड्यूस किया है हम इसको देखते हैं। पहले तो नीड फॉर IPv6। IPv6 की नीड क्या है? अगर हम IPv4 की बात करें तो IPv4 में हमारे पास 2 पावर 32 यानी कि 4.3 बिलियन एड्रेसेस थे, ठीक है, जो कि बहुत सारे एड्रेसेस है, ठीक है। बट अगर हम आज के टाइम की बात करें, आज के टाइम में क्या हो रहा है? आज के टाइम में हमारे पास IoT का एरा आ रहा है। IoT में क्या, अब तक तो हमारे पास जो फोन है, लैपटॉप है, इनको ही IP एड्रेसेस देने की जरूरत पड़ रही थी। बट IoT में क्या हो रहा है? हम जैसे मान लो हमारी AC है और वॉशिंग मशीन है, उनको हम अपने फोन से ही हैंडल करना चाहते हैं, तो वहां पे हम IoT का यूज करते हैं। IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि सब चीजों को हमने स्मार्ट बना दिया। यहाँ पे हमारे पास जैसा जितना जितना हम स्मार्ट करते जाएंगे उतने ज्यादा IP एड्रेसेस की नीड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4.3 बिलियन एड्रेसेस काफी नहीं है, ठीक है। हर एक मशीन को हम अलग एक IP एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही IoT का एरा आता है तो हमारे पास IPv4 जो है एड्रेसेस सफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास IPv6 आता है। IPv6 में हम क्या यूज करते हैं? IPv6 में हम करते हैं 128 बिट के एड्रेसेस, ठीक है। 128 बिट यानी कि बहुत ज्यादा एड्रेसेस होता है, 2 पावर ऑफ 128, ये बहुत ज्यादा एड्रेसेस है कंपेयर टू IPv4, ठीक है। IPv4 में 4.3 बिलियन इतने भी काफी नहीं पड़ रहे थे। IPv6 हमने 128 2 पावर 128 बिट एड्रेसेस, इतने एड्रेसेस हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। IPv6 जो है आगे आने वाले 50 से 60 साल तक हमें कोई भी उसकी नए इन्वेंशन की जरूरत नहीं होगी, इतने एड्रेसेस हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। अब IPv6 के अगर हम हेडर स्ट्रक्चर की बात करें तो IPv6 में हमारे पास सबसे पहले देखें तो फिक्स्ड 40 बाइट बेस हेडर, ठीक है। हमने एक क्या किया? हमने एक बेस हेडर निकाल दिया है और जो फालतू की फील्ड्स थी उनको हमने एक्स्ट्रा में डाल दिया है, ठीक है। उसमें हमने एक नेक्स्ट हेडर करके एक फील्ड इंट्रोड्यूस करी है, उसमें हम नेक्स्ट हेडर में ये सारी फील्ड्स को डाल सकते हैं, ठीक है। तो IPv6 के हेडर में हमने बेसिक हेडर रखा है 40 बाइट का बेस हेडर, ठीक है। 40 बाइट्स के बेस हेडर में हमारे पास क्या है? फील्ड्स। सबसे पहली वर्जन फील्ड, जो कि IPv4 में भी हमने देखा कि सेम थी। ये क्या फील्ड है? 0110, इसमें हमने ये वैल्यू फिक्स कर रखी है। ये क्या डिनोट कर रही है?
है 6, डेसिमल में क्या डिनोट कर रही है 6, यानी कि IPv6 को डिनोट कर रही है। वर्जन फील्ड 4 बाइट की 0110 डेसिमल में हो गई 6, ये कर रही है IPv6 को डिनोट, ठीक है। फिर अगली फील्ड है हमारे पास ट्रैफिक क्लास। ट्रैफिक क्लास हमने 8 बिट दे रखी है इसको, ठीक है। ये क्या करती है, रिप्लेस करती है TOS, यानी कि प्रायोरिटी सेट करती है कि कहाँ कौन सा पैकेट है जो पहले आएगा और कौन सा पैकेट जो है लास्ट में आएगा। ये भी हमने सेम देखा था IPv4 में देखा था, जो कंजेशन कंट्रोल का अलर्ट कर रही थी, वही सेम फील्ड यही है ट्रैफिक क्लास, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फ्लो लेबल। फ्लो लेबल क्या है, फ्लो लेबल हमने 20 बिट का हमारे पास फील्ड है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये हम इसमें इंश्योर करते हैं कि सेम पाथ राउटिंग फॉर रियल टाइम एप्स, ठीक है। जब हम स्ट्रीमिंग यूज करते हैं, जब जैसे कि अगर हम मान लो कहीं पे लाइव जा रहे हैं या फिर कोई गेमर्स है वो अपनी स्ट्रीम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम रियल टाइम डेटा शेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे फ्लो लेबल का इस तरह से यूज करते हैं कि हमारे पास जो है पाथ को हमने रिजर्व कर लिया। अगर हम रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे वो वर्चुअल सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमने पाथ यहाँ पे रिजर्व कर दिया है स्ट्रीमिंग के लिए, लाइव के लिए, ठीक है। अगर आप कोई मैच भी देख रहे हो तो मैच में आपको जो है थोड़ा बहुत ग्लिच हो सकता है, बट पर बॉल जो है वो आपको एज इट इज टाइम पे पहुंच रही है, ये होता है रियल टाइम डेटा, ठीक है। तो इसमें हम फ्लो लेवल में ये 20 बिट्स की फील्ड है, इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है पेलोड लेंथ, जो हमने हेडर लेंथ वहां पे देखा था, वहां पे पेलोड लेंथ, टोटल लेंथ हमने जो IPv4 में देखी थी वो सेम यहाँ पे भी है। इसको हमने 16 बिट ये हमने इसको असाइन कर रखी है IPv6 में, ठीक है, पेलोड लेंथ में, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है 65,535 का, ठीक है। इसमें हमने एक जंबोग्राम्स को और इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, 4 GB तक के भी पैकेट्स हम 4 GB तक का भी हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें हम जंबोग्राम्स में ये इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम तो 65,530 है, बट इसमें हम जंबोग्राम का यूज करके और ज्यादा भी है हमारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फील्ड आती है हमारे पास नेक्स्ट हेडर, ठीक है। नेक्स्ट हेडर को मैं आगे बताऊंगा कितने हेडर हम IPv6 में हमने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। नेक्स्ट हेडर बेसिकली क्या है, एक बेस हेडर हमने बना दिया 40 का, ठीक है। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया नेक्स्ट हेडर, ठीक है। तो इस हेडर के बाद नेक्स्ट हेडर की फील्ड आएगी, फिर नेक्स्ट हेडर की फील्ड आएगी, फिर हमारे पास लास्ट में जाके डेटा जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो ये जैसा कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि पहले हमने बेस हेडर रख रखा है, फिर नेक्स्ट हेडर, फिर नेक्स्ट हेडर, फिर हमारे पास डेटा है, पेलोड का डेटा, ठीक है। तो ऐसे करके जो नेक्स्ट हेडर हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो भी हम बताएंगे। नेक्स्ट हेडर में क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हेडर में हमारे पास जैसे कि जो भी चीजें हमें ऐड करनी है उसके हमने डेसिमल वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे नेक्स्ट हेडर में, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आगे बता दूंगा। उसके बाद हमारे पास फील्ड आती है हॉप लिमिट की। हॉप लिमिट को भी हमने 8 बिट सेट कर रखा है। ये भी TTL वाला है, जो हमारे पास जो है पैकेट इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है, TTL इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने हॉप लिमिट यहाँ पे भी सेट कर दिया है 2 power 8 यानी कि 255, ठीक है। इसके बाद हमारे जो है अगर 255 से जैसे ही अगर 0 हो जाती है वो वैल्यू, तो हम जो है उस पैकेट को ड्रॉप कर देंगे। ये हॉप लिमिट हमने सेट कर रखी है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, 128 बिट हमने दे रखे हैं इनको। जैसे हमने IPv4 में बात करा 32 बिट का ईच एड्रेस था, यहाँ पे हमने 28 बिट ईच दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें IPv के नेक्स्ट एक्सटेंशन हेडर, ठीक है, एक्सटेंशन हेडर को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हॉप बाय हॉप। इसकी डेसिमल वैल्यू है 0, तो बाइनरी में इसको क्या लिखेंगे हम 00000। जो हमने नेक्स्ट हेडर वाली फील्ड देखी वहां पे हम वैल्यू सेट कर देंगे 0000। तो हमारे बेस हेडर के पास हॉप बाय हॉप का एक जो है हेडर और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है सारे के सारे जो राउटर हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर राउटिंग हेडर में हमारे पास क्या होता है, इसकी डेसिमल वैल्यू है 43, जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके उसमें नेक्स्ट हेडर में ऐड करेंगे। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है सोर्स डिफाइंड पाथ, यानी कि सोर्स ने डिफाइन कर दिया है पाथ की हम ये पाथ ही यूज करेंगे, R1 R2 R3 यही हमें यूज करना है, तो हम हमारा पाथ जो है पहले से हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है फ्रेगमेंट हेडर में हमारे पास क्या होता है 44 इसकी डेसिमल वैल्यू है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके वहां पे नेक्स्ट हेडर वाले फील्ड में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है सोर्स ओनली फ्रेगमेंटेशन, यानी कि हमारे पास राउटर्स यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। जो सोर्स है वही हमारे पास फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, ठीक है। फिर आता है ऑथेंटिकेशन हेडर। ऑथेंटिकेशन में क्या आता है, ऑथेंटिकेशन में डेसिमल वैल्यू है 51 की, जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके नेक्स्ट हेडर में ऐड कर देंगे। इसमें ऑथेंटिकेशन में क्या होता है डेटा इंटीग्रिटी और लेजिटिमेसी, यानी कि यहाँ पे आज के वर्ल्ड में ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है, कौन सा यूजर है कितना ऑथेंटिकेशन करने के हमारे पास काम आता है, ठीक है। फिर आज के टाइम में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनक्रिप्शन बहुत जरूरी हो गया है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो है 50, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके नेक्स्ट हेडर में डाल सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी को इंश्योर करता है हमारे पास, इनक्रिप्शन में इसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक और डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर, ठीक है। इसमें क्या होता है 60 इसकी जो है वो डेसिमल वैल्यू है, जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं। जो क्या डिसाइड करता है यहाँ पे डेस्टिनेशन ओनली इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
जो हमारे पास जो डेस्टिनेशन जिस जहाँ पे हमें पैकेट भेजना है, वही जो है जो फील्ड हमने सेट कर रखी है डेस्टिनेशन ऑप्शन में, वही जो है डेस्टिनेशन हमें उस फील्ड को चेक कर सकती है और कोई इसको चेक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर को, तो हम आज के टाइम में IPv6 में इतने सारे जो है और हमारे पास हेडर हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, ये मेन हेडर्स है। ठीक है, तो IPv6 के इतने सारे एडवांटेजेस हो गए हमारे पास। हमने बेस हेडर के बाद हमें इतने सारे नेक्स्ट हेडर भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, फिर हमने पेलोड भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो IPv6 की अगर हम नीड की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो सबसे पहला होता है मैसिव एड्रेस स्पेस। IPv4 में हमने देखा 2 पावर 32 ही था हमारे पास। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 2 पावर 128 बिट, यानी कि ये जो एड्रेसेस है वो 50-60 साल तक काफी है। हमें 50-60 साल तक और कोई वर्जन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बिल्ट इन सिक्योरिटी, यानी कि हमने अभी देखा कि ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन वाले हेडर हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें बिल्ट इन सिक्योरिटी हमारे पास प्रोवाइडेड है। ठीक है, ठीक है, फिर अगर हम बात करें इफिशिएंट राउटिंग, यानी कि हमारे पास फिक्स्ड 40 का हेडर है, यहाँ पे हमारे पास नो चेकसम रिकैलकुलेशन, हमें चेकसम को रिकैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है जो हमने IPv4 में कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रियल टाइम सपोर्ट, यानी कि अगर हमें स्ट्रीमिंग वगैरह भी करनी है तो हम रियल टाइम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं, जैसे मैचेस हो गए, वीडियो कॉल हो गए, लाइव स्ट्रीमिंग हो गई, ये सारा कुछ। ठीक है, और फ्यूचर प्रूफ मतलब IPv6 को हम IPNG भी बोलते हैं, यानी कि IP नेक्स्ट जनरेशन की IP। ठीक है, IPv6 को हम ये बोलते हैं। तो ये सारे की बेनिफिट्स हो गए IPv6 के। अगर मान लो आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि IPv6 की नीड क्या है, तो ये सारे पॉइंट आप उनको बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि IPv4 में भी बहुत सारे एड्रेसेस है, बट आपको अगर मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करने के लिए पूछ लिया कि अगर IPv4 में भी इतने एड्रेसेस है तो हमें IPv6 की क्या नीड है, तो सबसे पहले ही आपका पॉइंट होना चाहिए कि हाँ, हमने IoT के एरा में प्रवेश कर चुके हैं, हम IoT के एरा में हम आ चुके हैं, तो हमें बहुत सारे एड्रेसेस की जरूरत है। तो IPv6 और उसमें आप ये की बेनिफिट्स और ऐड कर सकते हो। तो ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए, ये भी आप इंटरव्यू को बताने के लिए इंक्लूड कर सकते हो। मैसिव एड्रेस स्पेस, बिल्ट इन सिक्योरिटी, एफिशिएंट राउटिंग, रियल टाइम सपोर्ट, फ्यूचर प्रूफ, ये सारे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इनको आप बता सकते हो कि हाँ, इस वजह से हम IPv6 को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो IPv4 और IPv6 अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आप कंसिडर करके ही चलिएगा। और फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद भी सॉल्व करिएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।